देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। और आज के गोरखधंधा में एक नौजवान जिनको मैं अक्सर तलाश करता हूँ, इनको सामने बैठाऊँ, इनसे पूछूँ इनकी सियासी वाबस्तगियाँ क्या है, इनका नज़रिया क्या है। और ये जो नौजवान हैं ये हाफिज़ तोकीर एडवोकेट, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर बरतानिया चैप्टर यूथ विंग के सदर हैं। इनका तल्लुक़ कहाँ से है? ये एडवोकेट भी हैं, ये सियासी वर्कर भी हैं, ये हाफिज़ कुरान भी हैं। तो हाफिज़ तोकीर एडवोकेट आज के गोरखधंधा में आप लोगों के लिए मेरा साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपके नाम के साथ लिखा है हाफिज़ तोकीर एडवोकेट। जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह के हाफिज़ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हाफिज़ हूँ, कुरान करीम हिफ़्ज़ किया है, दर्स निज़ामी भी पढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक याद भी है। तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ पढ़ा? बिल्कुल, असूल तफसीर भी पढ़े हैं, असूल हदीस भी पढ़ा है और दर्स निज़ामी में फ़ाज़िल अरबी तक पढ़ा हुआ हूँ। माशाल्लाह। किसने आपको पढ़ाया और कहाँ से पढ़े? इब्तदाई जो कुरान करीम की तालीम है वो अपनी आबाई मस्जिद से हासिल की है और वहाँ ही हिफ़्ज़ का जो है वो शोबा मौजूद था, वहाँ से मैंने हिफ़्ज़ किया। और ये सारा निज़ाम जो है वो हज़रत साहब गुलार शरीफ उनके साथ मुंसलिक है। हिफ़्ज़ के बाद जो है मैंने बेरा यूनिवर्सिटी के साथ जो है तालीम हासिल की। पीर करम शाह साहब? जी, पीर करम शाह साहब। किसने कहा आप जाएं और कुरान पाक हिफ्ज़ करें? अपनी मर्जी थी या ये मेरा ज़ाती शौक़ था और हमेशा मुझे जुस्तजू रहती थी और है भी कि मैं हर रोज़ दीन का कुछ ना कुछ इल्म हासिल करूं। आज भी अपने आप को दीन का तालिब इल्म समझता हूँ और ये जुस्तजू बाकी है। हाफिज़ कुरान भी बनना, दीनी तालीम भी हासिल करना और दुनियावी तालीम हासिल करके वकील बनना, ये मौजज़ा कैसे हुआ? जो मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि अगर आप कुरान करीम हिफ़्ज़ करते हैं तो दुनिया में कोई चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं रहती। ये अल्लाह करीम का ऐसा नूर है, अगर आप इसको सीने में और दिल दिमाग में बसाएंगे तो दुनिया के तमाम उलूम पर आप बखूबी दस्तरस हासिल कर सकते हैं। कहाँ से वकालत की डिग्री ली? मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से LLB की है और उसके बाद अभी LLM कर रहा हूँ। बरतानिया से? जी। क्या आपने प्रैक्टिस की आज़ाद कश्मीर में? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मीरपुर बार में 2 साल प्रैक्टिस की और उसके बाद 3 साल जो है वो ज़िला कोटली जो हमारी ज़िले की पार है उसमें प्रैक्टिस करता रहा हूँ। एक हाफिज़ कुरान भी इंसान हो, जिसने शरीयत पढ़ी हो, जिसने तफसीर पढ़ी हो, कुरान का तर्जुमा पढ़ा हो और सीने में अल्लाह की किताब हो, वो कैसा वकील साबित हो सकता है? बहुत अच्छा हो सकता है। जैसा कि आपका भी ताल्लुक़ उसी इलाके से है और उसी खित्ते से, बल्कि हम एक ही मुल्क के रहने वाले हैं और एक ही समाज के रहने वाले हैं। हम बखूबी अपने समाज से आगाह हैं। हमारे माशरे में गरीब के लिए इस्तेहलाल और इस्तेहसाल और इस्तेबदाद जो है वो हर रोज़ का तजर्बा होता है। आए रोज़ लोगों को नई नई मुश्किलात का सामना होता है और थाना कल्चर, कचहरी कल्चर तो ये कॉमन है। उसमें ऐसे लोग जिनको कुछ दीन का इल्म हो, मैं चाहता हूँ कि हर शख्स के पास कामिल दीन का इल्म हो और अगर ये मुयस्सर ना आ सके तो जिस कदर दीन को समझ सकते हैं उसको समझें और फिर माशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे थे क्या नाम था उसका? इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। उस यूनिवर्सिटी ने मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप के दौर में आपको कहीं तकरीर के लिए भेजा और आप गिरफ्तार हुए, वजह क्या बनी? उस वक्त मैं गोल्डन कॉलेज रावलपिंडी का स्टूडेंट था और वो पंजाब यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। तो एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ इस्लामाबाद में जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में, मुझे याद है, और चैनल 5 जो है वो डिजिटल चैनल था, उसका इफ्तिताह हो रहा था और वहाँ स्पीच के लिए बुलाया गया और प्रोग्राम था हमारी मंजिल पुरअमन पाकिस्तान। ये मौजू था? ये मौजू था। तो जब इस पे मौका दिया गया कि इस पे बात करें तो मैंने बात की कि पाकिस्तान का जो अमन है वो जमहूरियत में मुज़मर है। पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद जो है वो जमहूरियत से मुंसलिक है। अगर आप डिक्टेटरशिप रख कर डिक्टेटरशिप की मौजूदगी में ये चाहते हैं कि मुल्क में अमन भी हो, इस्तेकाम भी हो और लोग खुशहाल भी हों तो ये मुमकिन नहीं है। आपको ये डिक्टेटरशिप के लबादे को उतार कर फेंकना पड़ेगा, लोगों को उनके हुकूक देने पड़ेंगे, लोगों की मर्ज़ी के जो हाकिम हैं वो उनको इंतखाब करने का मौका देना पड़ेगा। जब आप लोगों को आज़ादी देंगे इंतखाब की तो फिर मुल्क में अमन होगा, इस्तेकाम होगा। किस साल का वाक़या है ये? 2008 का है जब मैंने ये स्पीच की और मैंने
डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ खुलकर बात की, उसके बाद उसी शाम मुझे गिरफ़्तार किया गया और मुझसे तहक़ीक़ व तफ्तीश के बाद तकरीबन 7 रोज़ के बाद छोड़ दिया गया। 7 दिन जमहूरियत के हक़ में बोलने के ऊपर आप गिरफ़्तार रहे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो 7 दिन बहुत ही मुश्किल दिन थे और मैंने वहाँ भी अपना मौक़िफ़ सेम ही रखा और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बेगुनाह साबित किया उनकी तहक़ीक़ व तफ्तीश में कि मेरे अंदर कोई भी मुल्क और मिल्लत के ख़िलाफ़ ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं, मैं जमहूरियत का हामी। 2008 में जिस जमहूरियत के आप हामी थे वो तो आज तक नहीं आ सकी। यही हमारा अलमिया है। मेरे मुताबिक अगर कोई मुझसे पाकिस्तान के बारे में पूछे तो पाकिस्तान का इस्तेकाम जो है वो आज भी जमहूरियत में मुज़मिर है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि आज भी पाकिस्तान में चंद पोशीदा कुव्वतें हैं जो अपना रोल अदा करती हैं और जमहूरियत इस्तेकाम नहीं पकड़ रही। क्यों नहीं? डिक्टेटरशिप आप इसको कैसे कह सकते हैं और जमहूरियत से कैसे इनकारी है कि निगरान सेटअप है? पीछे शहबाज शरीफ आपकी पार्टी के वज़ीर आज़म थे, उससे पहले इमरान खान थे, यही तो जमहूरियत है। ऐसा ही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सूरज के सामने 1000 दिए भी जलाए जाएं तो फिर भी वो सूरज का मुकाबला नहीं कर सकते। जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो ये है कि आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंतखाब करने में और वोट करने में कोई दुश्वारी ना हो किसी भी जमात के लिए। अगर हम इस रवां जमहूरी तसलसल को देखें तो उससे पहले हमारी जमात का नारा था कि वोट को इज़्ज़त दो। लामाला कोई ऐसी चीज़ थी जो वोट के तकद्दुस को पामाल कर रही थी तो हम ये नारा लगा रहे थे। उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो उनको हुकूमत में लाया गया, या वो आए, वो एक बड़े लीडर हैं, लेकिन वो भी हकीकी आज़ादी का नारा लगाते रहे। इस मीन्स के वहाँ पे आज़ादी चाहिए। आज भी जमहूरियत के लिए आज़ादी का जो तकाजा है वो मौजूद है। माशरे में आज भी लोग चाहते हैं कि जमहूरियत हमारी मर्ज़ी की हो, ना कि किसी और मुल्क और कुव्वत की मर्ज़ी की जमहूरियत हो। तो इस मीन्स के तोकीर साहब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना जमहूरियत है ना डिक्टेटरशिप है, देयर इज़ ए मिलिट्री डेमोक्रेसी। आप ये कह सकते हैं किसी हद तक ये इस्तिलाह दुरुस्त है, लेकिन इसमें अगर बुनियादी अलमिया देखा जाए तो वो ये है कि आपके जो लोग जिनका हम इंतखाब करते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, वो ऐसी पॉलिसी वज़ा करने में कामयाब नहीं हो सके, वो उस कदर जमहूरियत को रासिख करने में कामयाब नहीं हो सके जैसा कि दीगर ममालिक में, दुनिया के दीगर खित्तों में जमहूरियत का जो पस मंज़र है और जमहूरियत का जो हाल है वो बहुत ही मुख्तलिफ है पाकिस्तान की जमहूरियत। पाकिस्तान के तमाम सियासतदान मिलिट्री डेमोक्रेसी के ज़रिए इक़्तिदार में आते रहे, ये तो इनकार नहीं किया जा सकता, ये एक वाज़ेह हकीकत है। अगर देखा जाए तो हुकूमतें बनाना, हुकूमतें गिराना, बयानिए बनाना, बयानिए गिराना, लोगों को एक बयानिए के सहारे पे चलाना, प्रोपगेंडे के पीछे चलाना, ये तो कॉमन है पाकिस्तान में। तो आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान को जो यूथ मुस्लिम लीग नून को प्रेजेंट कर रहे हैं और ग्रेट ब्रिटेन जैसी जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वहाँ पे एक जमात के यूथ की नुमाइंदगी करता है, तो फिर ये मियाँ साहब के 5 साल का पूरा ना होना इक़्तिदार, उनको नाहल करना, उनको जेल में भेजना, अब इमरान को जेल में भेजना, ये केसेस बनाना, ये सारा कैसा गोरख धंधा है? ये आपका सवाल तो बहुत अच्छा है। अगर और इसी सवाल में पाकिस्तान की तकदीर मुज़मिर है। पाकिस्तान की बुनियादी ज़रूरत, लोगों की बुनियादी ज़रूरत और उस खित्ते की बुनियादी ज़रूरत ये है कि आप जिसको चाहते हैं उसको इक़्तिदार में लेकर आएँ, ना कि किसी को आपके सर पर या आपकी ज़ात पर मुसल्लत किया जाए। अवाम जो चाहे वो होना चाहिए और उसी सूरत में मुल्क के लिए और अवाम के लिए और अवाम की सोच और फ़िक्र के मुताबिक जो है वो वक्त गुज़र सकता है और लोग उसको पसंद कर सकते हैं, तरवीज हो सकती है, इस्तेकाम हो सकता है। आपकी बातें सुन के, महसूस करके मैं जानना चाहता हूँ कि आपका ख़ानदानी पस मंज़र देखा जाए, किसके पोते और किसके बेटे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो आबा व अजदाद हैं वो मुआशरती रज़ाकार कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम बहुत ही किसी बड़े ख़ानदान या बड़े कबीले या मुबालगा आराई में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे परदादा मरहूम राजा मोहम्मद ख़ान और मेरे दादा जान राजा हकदाद ख़ान वो फलाई कामों में हमेशा पेश रहे हैं। जहाँ तक मुमकिन हुआ है उन्होंने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया है। और वालिद हाजी राजा मोहम्मद जमील साहब? हाँ,
یہ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کا سایہ میرے سر پر سلامت رکھے اور میں ان کی شفقت سے کبھی بھی محروم نہیں ہونا چاہتا. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی حیات بصحت بخشے. آمین. انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ رزق حلال کے ذریعے ہماری پرورش ہو اور انہوں نے رزق حلال ہمیں کھلایا الحمدللہ. اسی کی وجہ سے مجھے دین و دنیا کی تعلیم ملی ہے. آپ کے پردادا کا آپ نے نام لیا راجہ محمد خان، کیا یہ درست ہے کہ کسی دور میں انہوں نے بھی انتخاب لڑا اور کس نوعیت کا؟ اس دور میں کیونکہ مہاراجہ کا دور حکومت تھا اور اس دور میں نمبردار وغیرہ ہوا کرتے تھے علاقے کے، اور نمبرداری جو ہے وہ ہمارے گھر میں رہی ہے. ہماری 3 پشتوں تک نمبرداری چلی ہے. اور پھر جب یہ 1966 میں اصلاحات آئی ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، اس کے بعد نمبرداری کا نظام ختم ہوا ہے آزاد کشمیر میں. تو اس سے پہلے ہمارے گھر میں نمبرداری کا نظام رہا ہے اور علاقے کے نمبردار رہے ہیں. آپ ایک ذیلدار کے پوتے، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے خاندان کا جو ترا امتیاز ہے، جس کو میں اپنی زبان میں کہنا چاہتا ہوں کہ ترا امتیاز یہ ہے کہ ہم لوگوں کی فلاح کے لیے خدمتگار کے طور پر پہچانے جاتے ہیں معاشرے میں. وہ الیکشن میرے دادا جان کے بھائی تھے راجہ محمد اکرم خان اور راجہ گریز تبسم مرحوم کے والد محترم. انہوں نے الیکشن لڑا اور ریٹائرڈ افسر مہاراجہ اقبال صاحب کے والد صاحب بھی ان کے مد مقابل امیدوار تھے. تو اس الیکشن میں میرے دادا جان کو کامیابی حاصل ہوئی. وہ لیگسی جو گریز صاحب کے والد صاحب راجہ اکرم خان صاحب نے بڑھائی، پھر گریز تبسم صاحب جو وفات پا گئے وہ پیپلز پارٹی میں تھے اور انہوں نے بھی انتخاب لڑا. ایسا ہی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں 1990 میں ان کو پیپل پارٹی نے الیکشن دیا، الیکشن میں ٹکٹ دیا، پیپل پارٹی کے نامزد امیدوار وہ مقرر ہوئے. انہوں نے الیکشن لڑا پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم پہ حلقہ 5 چڑوئی سے. حلقہ 5 چڑوئی سے. اس وقت تو یہ حلقہ 4 تھا. بدقسمتی سے وہ الیکشن ہم ہار گئے اور اس الیکشن میں محمد مطلوب انقلابی مرحوم وہ بھی پہلا الیکشن آزاد امیدوار لڑے تھے. وہ آزاد امیدوار چونکہ گریز تبسم صاحب کو محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے ٹکٹ دیا تھا. ایسا ہی ہے. اور اس ٹکٹ کے اجرا کے بعد سردار محمد ابراہیم صاحب نے اس کی مخالفت کی اور مطلوب انقلابی صاحب کو انہوں نے ایک وائٹ پیپر پر لکھ کے دیا کہ آپ الیکشن لڑے. اور ممتاز راٹھور صاحب ان کے حامی تھے. ممتاز راٹھور صاحب جو ہے وہ راجہ گریز تبسم مرحوم کے حامی تھے. اس سے ثابت یہ ہوا کہ آپ اور آپ کے آباء و اجداد پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی رہے. ایسا ہی ہے کہ ہم نے پیپل پارٹی جب راجہ محمد اسلم خان مرحوم جو براٹلا سے تھے، آپ ان کو شاید پہلے اسٹیٹ کونسل کے پہلے اسٹیٹ کونسل، انہوں نے جب پیپل پارٹی کو جوائن کیا تو ہم نے بھی ان کے ساتھ پیپل پارٹی کو جوائن کیا. اور آپ نے چھوڑا کب پیپلز پارٹی کو؟ ہم نے پیپل پارٹی کو چھوڑا 2011 میں. پہلے پیپلز پارٹی کے نعرے لگائے روٹی کپڑا اور مکان، اب میاں نواز شریف صاحب کے نظریے کے اوپر گامزن ہے. یہ تضاد کیوں ہے؟ میرے خیال میں یہ وقت کا تقاضا تھا کہ جیسے آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے علاقے میں ہمارے حلقہ میں جو امیدوار ہے پیپل پارٹی کا، میرے حساب سے کردار جو ہے وہ بہت بڑا ترازو ہے. اگر آپ کے سامنے کردار کو رکھا جائے اور اس کے مطابق آپ سے پوچھا جائے تو ہر شریف النفس انسان یہ چاہے گا کہ بہترین عمدہ اور مثالی میں سے مثالی کا انتخاب کیا جائے. تو ہمارے پاس پھر مثالی انتخاب کے لیے دیگر موضوع امیدوار بھی موجود تھے، حلقے کی سیاست میں پارٹیاں بھی موجود تھی، اس لیے ہم نے پھر پارٹی چھوٹے سوال پوچھنا چاہوں گا. حلقے کے اندر جو پیپلز پارٹی کا امیدوار تھا اسے ووٹ دینے کا دل نہیں کرتا تھا؟ قطعاً نہیں کرتا اور آج بھی نہیں کرتا. جیسا کہ کسی شخص کا جو ماضی ہوتا ہے وہ اگر ماضی بدل جائے حال مستقبل میں تو پھر لوگوں کی رائے اور نظریے بدل جاتے ہیں، لیکن اگر ماضی پہ استقامت رکھی جائے اور اس میں مزید جو ہے وہ تند و تیزی آئے، اس میں مزید انتشار فساد اور جھگڑالو پن آئے اور ظلم و زیادتی و استحصال آئے تو پھر تو اس کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. آپ نوجوان ہوتے ہوئے جس حلقہ 5 چڑوئی آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ووٹ جلائے جاتے ہیں، وہاں لوگوں کو سرعام گولیاں مار کے مار دیا جاتا ہے. آپ اتنے بڑے بول رہے ہیں، وہ آپ کے علاقے کا یہ حشر ہے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے اور ہمارے خطے کی بھی بدقسمتی ہے اور ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم برے کو، بدتمیز کو، جاہل کو اور ظالم کو پسند کرتے ہیں، جبکہ شریف النفس کو کمزور سمجھتے، اسے قیادت کے اہل نہیں سمجھتے، تعلیم یافتہ کو جو ہے وہ پیچھے رکھنا چاہتے ہیں، ظالم اور جاہل کو اپنے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں. جس کی واضح مثال یہ گزشتہ الیکشن ہے کہ ایک شخص جس نے 2 معصوم
बंदूक को कत्ल किया और वो जेल में था और फिर भी जीत गया, और उसका बेटा जेल में था फिर भी इलेक्शन जीत गया। मुझे इस सवाल की थोड़ी सी वजाहत करने की प्लीज़ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह करीम कुरान करीम में कहता है कि वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअद्द लहु अज़ाबन अलीमा। अल्लाह कहता है कि जिसने किसी शख्स को, किसी मोमिन को बग़ैर किसी वजह के कत्ल किया, उसके लिए जहन्नम का दर्दनाक अज़ाब तैयार है और उस पर अल्लाह की लानत है। आपका सवाल था कि हमने पीपल्स पार्टी को क्यों छोड़ा। जिस शख्स पर अल्लाह ताला लानत भेजता हो उसके साथ चलना नहीं चाहिए। और हम और हर रोज़ हर नमाज में कहते हैं कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, वो लोग जिन पे अल्लाह का गज़ब हुआ हम उनमें शामिल नहीं होना चाहते। तो ये जो है वो ये वाज़ेह मसाले हैं कि पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार था वो इस अहल नहीं था कि उसकी मदद की जाए। सर चढ़ोई की बात हुई है तो आपका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। जी, मुस्लिम लीग नून के 1 दर्जन से ज़ायद उम्मीदवार हैं। ये पढ़े लिखे लोग राजपूत कबीले में ज़्यादा हैं या कोई और वजह है इसकी? आप इसको सियासी शऊर भी कह सकते हैं और आज़ादी भी कह सकते हैं। दीगर कबाइल, जैसा कि हम बखूबी आगाह हैं कि आज़ाद कश्मीर में कबाइल की सियासत है, दीगर कबाइल में जो मुसल्लत हो जाता है वो दूसरों को आगे आने की इजाज़त नहीं देता। साहिब हैसियत लोग तो मौजूद हैं हर कबीले में, लेकिन जो हमारे नुमाया पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी पर चौधरी यासीन साहब मुसल्लत हैं और वो अपने बेटे को ले आए हैं और वो सारा कबीला उनका हामी है और जो उनके साथ इख्तलाफ राय रखते हैं उनको कत्ल किया जा रहा है, उन पर जुल्म हो, वरासती सियासत। सर अच्छे लोगों की बात करूँ तो राजा असलम मरहूम दुनिया से चले गए, चौधरी फरीद दुनिया से चले गए, गुरेज तबस्सुम चले गए और एक और बड़ा नाम मेजर रिटायर्ड मुर्शद दाद खान चले गए। बेशक लीडरशिप तो मर गई, बाकी क्या बचा? हम ये कह सकते हैं कि वो अपने ज़माने के बड़े लोग थे और उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा और अच्छी लेगेसी छोड़ कर गए। सियासत में विरासत जो है वो अफकार की है, फ़िक्र की है और मेरास जो है वो फ़िक्री मेरास जो है वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है, जबकि उसके मद्दे मुकाबल विरासत जो है वो टिकट की सूरत में मुंतकिल हो, बाप के बाद बेटा जानशीन बने तो वो विरासत जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो नाम आपने लिए उनके अफकार आज भी जिंदा हैं। आज भी अगर किसी आम मजदूर से, किसी लेमैन से आप पूछेंगे तो ज़रूर वो अच्छे अल्फाज में उनका तज़किरा करेगा जो दुनिया और आखिरत में सरमाया है। जबकि उसके मद्दे मुकाबल अगर आप ये कहें कि वरासती सियासत और मुरूसी सियासत, जैसे बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, तो ये गलत वो गलत है, वो खत्म हो जाता है। आपके मद्दे मुकाबल तो पीपल्स पार्टी भी है और पीटीआई भी है। अब ये बता दीजिए कि आप ही की जमात के अंदर से किसको टिकट मिलना चाहिए और कौन है जो आपको बेहतर लगता है ज़ाती हैसियत में? मैं ये कहना चाहूँगा कि जमात के लिए जो शख्स मुश्किल वक्त और मुश्किल दौर में साबित कदमी के साथ मौजूद रहे उसी को मौका मिलना चाहिए। उस शख्स का नाम राजा रियासत साहब जो हैं वो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं इस वक्त और वो उम्मीदवार हैं और उन्होंने 2 इलेक्शन पैदर पे लड़े और एक मजबूत उम्मीदवार को उन्होंने सख्त मुकाबला दिया है। जहाँ ये काबिल ज़िक्र बात है कि बहुत से असबाब ऐसे मौजूद थे कि जो उनकी नाकामी का सबब बने, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला किया और महदूद वसाइल के साथ मुकाबला किया, जबकि दूसरी तरफ तो करप्शन की दौलत थी, दिगर वसाइल भी थे और बाब इख्तियार भी थे। अगर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन साहब जीत जाते हैं सारी हरकतों के बावजूद, तो अवाम उनको चाहते और पसंद करते हैं तो वो जीतते हैं ना? ऐसा कतन नहीं है कि चौधरी यासीन साहब की सियासत को अगर देखा जाए तो वो उनकी सियासत जो है वो जुल्म और जबर का हमेशा पेश ख़दमत साबित हुई है। उन्होंने इस दफ़ा जो इलेक्शन लड़ा है, इलेक्शन जीता है, वो तो जुल्म और जबर की असास पर जीता है। उससे माक़बल अगर इलेक्शन जो उन्होंने जीता है वो भी धांधली के ज़रिए जीता है। इस वक्त वो धांधली करना चाहते थे लेकिन धांधली नहीं हो रही थी, तो फिर उन्हें ज़रूरत पेश आई कि 2 लोग कत्ल कर दिए जाएँ और 2 कत्ल करने के बाद उन्होंने वोट जो है वो खुद जाली वोट बनाए और उन्होंने धांधली के ज़रिए इलेक्शन। ये जो धांधली करते हैं, ये जो लोगों को मार देते हैं, इनको कौन पूछेगा? ये वो बहुत ही तकलीफ दे क्वेश्चन है। अल्लाह पूछे? अल्लाह तो ज़रूर पूछेगा, लेकिन अल्लाह उससे पहले
हर उस शख्स को पूछेगा कि ये बुराई, ये जुल्म आपके सामने हो रहा था, मन रहा मिनको मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिहि फइन लम यस्तति फबिलिसानिहि फइन लम यस्तति फबिक़ल्बिहि व ज़ालिका अदअफ़ुल ईमान। हर शख्स, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, हर शख्स ने अल्लाह को ये हिसाब देना है कि ये शख्स जालिम था, मैंने हाथ से रोकने की कोशिश की, मेरा अख्तियार नहीं था, मैंने ज़बान से रोकने की कोशिश में महसूस किया, और ये कमज़ोर तरीन ईमान था। और ये आज का माशरा जो है बशमूल, मैं अपनी भी बात करता हूँ, हम कमज़ोर ईमान के लोग हैं। क्या ये दुरुस्त है कि राजपूत कबीले के लोग आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, टांगें खींचते हैं, वो आगे ना निकल जाए, जिस वजह से आप हारते हैं और वो जीत जाता है? ये बात कदरे दुरुस्त भी है और किसी हद तक ये है कि ज़ाती अनाद जो है, सियासत मेरे नज़दीक ज़ाती अनाद और बुग़्ज़ से पाक होनी चाहिए। जो जिस हैसियत का आदमी है, जो जितनी इज्जत डिज़र्व करता है उसको उतनी इज्जत मिलनी चाहिए। तो क्या तकीर साहब हम हमेशा यही सुनते रहेंगे आप लोगों की तरफ से कि हमने बड़ा अच्छा मुकाबला किया लेकिन बदकिस्मती से हार गए? मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो इलेक्शन होगा उसमें हम ज़रूर कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से और शऊरी बलीदगी की वजह से कामयाब होंगे। आप उम्मीद रखते हैं या आप लोग कोशिश करेंगे? हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, करेंगे भी, और ये हमारा कभी यकीन है कि हम इंशाअल्लाह इस दफ़ा इलेक्शन जीतेंगे। पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ बहुत बड़े सियासी दुश्मन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, और क्या आप चढ़ोई में पीटीआई वालों से फिर मदद लेंगे? ऐसा तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या जो तहरीक इंसाफ है ये एक दूसरे के जानी दुश्मन है। ये नज़रियाती इख्तलाफ ज़रूर है, सियासी इख्तलाफ ज़रूर है, और उसके बाद ये है कि इंशाअल्लाह हर जमात जो है वो अपने प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर रही है, हम काम कर रहे हैं लोकल सतह पर, और हर जगह जहां हमारे लूप होल थे हम उनको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हिकमत अमली की वजह से इलेक्शन जीतेंगे। आप मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर बरतानिया के सदर बने, आपको मुबारकबाद, लेकिन किसने बनाया और कैसे बने? आप कह सकते हैं कि जमाती क़यादत जो है उनका अपना इंतखाब है, वो उनका अपना एक मायार है, और खुशकिस्मती से मैं उनके मायार पर पूरा उतरा और क़यादत की नज़र में आया और उन्होंने मेरा इंतखाब किया। मैं कोशिश करूँगा कि इस इंतखाब को बेहतर साबित करूँ। आपका इंतखाब क्यों किया गया और ये जो मायार है इसका पैमाना क्या है? जमाती वाबस्तगी और जमात के लिए लोकल सतह पर वर्क करना, जमात के लिए कोशां रहना जो है वो मायार है, और जमात के साथ वफ़ादार रह कर क़यादत के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात जो हैं वो मायारी सतह पर रखने की सूरत, मायारी उस एतबार से कि आप जमात को लोकल ग्रास लेवल पर मजबूत कर रहे हैं, लोगों को जमात के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी ज़ाती कोशिश कर रहे हैं, यही मायार है। क्या यही मायार है आपको यूथ का सदर बनाना कि आप बड़े राजपूत कबीले से हैं और दूसरा आप अच्छा बोल लेते हैं? ऐसा कतन नहीं है। मैं समझता हूँ कि जमात के पास मुझसे बेहतर हज़ारों लोग मौजूद हैं और मुझसे बेहतर प्रोफाइल के लोग मौजूद हैं, मुझसे बेहतर तालीम वाले लोग मौजूद हैं। ये जमात का इंतखाब है और मैं इस पर उनका शुक्रगुज़ार हूँ। आपकी ये अपनी चॉइस और ख्वाहिश थी या जमात ने आपको ये जिम्मेदारी दी? ये जमात ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया और उन्होंने मुझे इसके लिए मुंतखब किया। मेरी ज़ाती कतन ख्वाहिश नहीं थी और ना ही मैं किसी ओहदे या ज़ाती नुमाइश और बनावट की ज़िंदगी का कायल हूँ। हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो मेरा ज़ाती हैसियत है उसी के लबादे में ज़िंदा रहूँ। आप अगर यूथ बरतानिया के चैप्टर के सदर हैं तो आपकी अपनी उम्र क्या है? मेरी अपनी उम्र 35 साल है और इसी वजह से मुझे उन्होंने जमात में यूथ के लिए मुंतखब किया है। बतौर सदर यूथ विंग बरतानिया मुस्लिम लीग नून आप क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं? ये बहुत ही आम क्वेश्चन है। आज का जो दौर है वो प्रोपेगेंडा का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और एक वक्त था कि मुस्लिम लीग नून का जो वक़ार था वो हर शख्स के लिए वाज़े था। फिर एक प्रोपेगेंडे का सहारा लिया गया और मुस्लिम लीग नून को बदनाम किया गया, पनामा से इकामा तक मामला पहुंचा और यूथ को जो है वो वर्गलाया गया, उनको कह सकते हैं कि ब्रेन वॉश किया गया। मैं चाहता हूं कि यूथ हक़ाइक़ को पहचाने। हमारे जो नौजवान हैं वो हमारा सरमाया है, कौम का सरमाया है, मुल्क का सरमाया है और हमारी जमात का सरमाया है। मैं इस मिशन से काम कर रहा हूँ कि यूथ को मैं हक़ाइक़ से आगाह करूँ।
سر یوتھ کو کس طرح کے حقائق سے آگاہ کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کا اور عمران خان کا دشمن ایک ہے؟ آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری منزل ایک ہے۔ عمران خان صاحب بھی ملک میں جمہوریت اور جمہوری استحکام چاہتے ہیں اور وہ حقیقی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ہماری بھی منزل جو ہے وہ ووٹ کو عزت دینے کی ہے۔ حافظ توقیر صاحب، ایک جمہوری ملک میں گریٹ بریٹن میں رہتے ہوئے جمہوریت کی بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آپ مانیں کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ ممالک آتے ہیں ان میں ہے؟ ایسا کہنا درست ہے، کیونکہ آج بھی ہمارے جو نظریات ہیں، جو ہماری فکر ہے، اس پر دیگر قوتوں کا جو ہے وہ غلبہ ہے۔ ہم اپنے نظریات، اپنے افکار جو ہمیں قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ اور علامہ اقبال سے ملے تھے، ان کی بلیدگی میں، ان کو پروان چڑھانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے، ہم ایسا کہہ سکتے ہیں۔ میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ آپ پردیس میں آئے LRDs کمانے کے لیے، آپ کی فیملی ہے، ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود آپ سیاست کو اور سیاسی جماعتوں کو ٹائم دیتے ہیں، کیونکہ ہماری ایک لیگسی ہے، ہماری ثقافت اور کلچر کا حصہ ہے یہ۔ کیا یہ ڈیزرو اور یہ بات جو ہے وہ قابل قبول ہے کہ پردیس میں بھی اس طرح کی سیاسی جماعتیں ہوں، ان کو ٹائم دیا جائے اور اس سے کچھ حاصل بھی نہ ہو؟ یہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی چیز کا جو ہے وہ سوشل امپیکٹ اور افیکٹ ہوتا ہے، اور یہاں جو لوگ بستے ہیں ان کا کسی حد تک اپنے ملک کی سیاسی جماعتوں اور لوگوں کی رائے کے حوالے سے ایک اثر ہے، اور اگر کوئی کوشش کر کے مثبت تاثر قائم کر کے لوگوں کو بہتری کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرے تو یہ صحیح صالح ہے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں کشمیری بستے ہیں ان میں گریٹ بریٹن واحد ملک ہے پوری دنیا میں جس میں 1 ملین سے زائد کشمیری رہتے ہیں، تو اس مینس کہ آپ ایک بڑی یوتھ کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہاں یہ ہے کہ آپ کی فکر پر کوئی قدغن نہیں ہے، آپ کی سوچ پر کوئی پیرا نہیں ہے، آپ آزاد ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی فکر کا اظہار کر سکتے ہیں، سوچ کا اظہار کر سکتے ہیں، جماعت اپنی پسند کی ہے جو اسے ووٹ کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں کی جو یوتھ ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کی یوتھ کے لیے بھی ایک نمونے کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے۔ لیکن حافظ صاحب، یہ 4تھی نسل جاری ہے اور 5ویں نسل کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ برٹش بورن کشمیری بچہ کیوں آزاد کشمیر کی پولیٹکس میں آئے گا؟ یہ بہت عام سوال ہے، لیکن کیونکہ ہماری رگوں میں کشمیر اور کشمیر کی مٹی کی محبت جو ہے وہ ہمیشہ راسخ رہی ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ جو بھی اس ملک میں ہے یا کسی بھی دیگر ملک میں ہے، وطن کی محبت جو ہے وہ سب کے دل و دماغ پر حاوی رہتی ہے۔ تو ضرور بے ضرور ہر وہ شخص جس کا اس مٹی سے، جس کے آباء و اجداد کا اس مٹی سے تعلق ہے، وہ بے ضرور اس میں ان ٹچ رہے گا، رابطے میں رہے گا۔ لوگ حافظ قرآن بن کر، بڑی داڑھی رکھ کر مسجد میں مؤذن ہوتے ہیں، امامت کرواتے ہیں، آپ سیاست میں بھی آئے، آپ نے وکالت بھی کی۔ یہ جو ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، وہ محدود نہیں ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ اگر جو ہے وہ سیاست کو مذہب سے الگ کر دیا جائے تو صرف چنگیزی بچ جاتی ہے۔ تو اگر دیندار لوگ جو ہے وہ سیاست سے بھاگ جائیں، دیندار لوگ سیاست سے دور ہو جائیں، تو پھر تو ظالم اور جو ہے وہ فرعون قسم کے لوگ، یزید قسم کے لوگ جو ہے وہ زمام سلطنت ہاتھ میں لیں گے اور پھر ظلم و جبر ہی ہوگا۔ آپ کی جماعت نے آپ کو یوتھ کا صدر بنایا اور پورے UK کے اندر یوتھ کی تنظیمیں نو کریں گے؟ انشاءاللہ میں اس سلسلے میں متعدد جگہوں پر میٹنگ جو ہے ان کا انعقاد کر چکا ہوں، اور یہ جو تعطیلات ہیں، ہالیڈیز ہیں، اس کے بعد جب نارمل لائف سٹارٹ ہوگی تو بے ضرور ہم اس پر کام کریں گے، اور ہمارا فریم ورک آلموسٹ مکمل ہے اور ہم جلد ہی اس کو مکمل کریں گے۔ کس بنیاد کے اوپر جو بڑی تعداد میں یہاں مسلم یونین کی یوتھ ہے ان کو کیسے چنیں گے ان کو؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ضرور ہے، جیسا کہ ہماری پہلے بات ہوئی کہ سوشل میڈیا اور پروپیگنڈا کی وجہ سے یوتھ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے قدرے متنفر ہو چکی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فرسٹریشن کا شکار ہے۔ لیکن جب ہم جمہوریت کے لیے اور ملکی استحکام کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے ایجنڈا لے کر نکلیں گے تو بے ضرور ہر درد دل رکھنے والا نوجوان ہمارے قافلے میں شامل ہوگا۔
آپ کو بطور صدر یوتھ ونگ آزاد کشمیر قبول کر لیا کیا برطانیہ میں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ کسی نے بھی ابھی تک یہ میرا انتخاب ہے اس کو چیلنج نہیں کیا، اور نہ ہی کسی نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ میری صدارت جو ہے وہ کسی کے لیے جو ہے ناقابل قبول ہے۔ آپ الیکٹ ہوئے یا آپ کو صدر یوتھ ونگ کا سلیکٹ کیا گیا؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں الیکشن بھی ہے اور سلیکشن بھی ہے، کیونکہ جو مدر پارٹی ہے اور آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ بام گفت و شنید اور صلاح و مشورے کے بعد جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں، تو جو وہ انتخاب ہے وہ لمیٹڈ انتخاب ہے، ووٹ کی صورت میں تو نہیں ہوتا، آپ اس کو الیکشن اور مشاورت کہہ سکتے ہیں۔ یہ درمیانہ راستہ، یہ درمیانہ راستہ۔ پھر آپ کی پارٹی میں کہاں گئی جمہوریت، جس جمہوریت کی آپ شروع میں بات کر رہے تھے؟ تو جمہوریت یہ ہے کہ مدر پارٹی میں تقریباً 9 سے 10 لوگ ہوتے ہیں، اور لیڈرشپ میں ہماری آزاد کشمیر کی لیڈرشپ بھی انوالو ہوتی ہے اور پاکستان کی لیڈرشپ بھی انوالو ہوتی ہے، اور من جملہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اراؤنڈ 90 کے فگر بنتا ہے۔ تو یہ جمہوریت یہ ہے کہ 90 بندے مل کر ایک رائے قائم کرتے ہیں اور اس پر کسی حد تک جمہوریت کی تعریف میں آتا ہے۔ برطانیہ کے اندر رہتے ہوئے، یہاں کی اقدار اور باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا مستقبل نظر آتا ہے یہاں پاکستانی اور کشمیری سیاسی جماعتوں کا؟ یہ ہمارے پاکستان کے اگر آپ دیکھیں اور بالخصوص آزاد کشمیر کے لوگوں میں دیکھیں تو ایک میجورٹی ہے جو لوکل باڈیز ہیں، جہاں کی جو کاؤنسلرشپ ہے اس میں موجود ہیں، ایم پی جو ہیں وہ متعدد ہمارے پاکستانی اور بالخصوص کشمیری موجود ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ اس چیز کا یہ ناسور آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ اخلاقی پسماندگی موجود نہیں ہے کہ آپ کی ذات کیا ہے، آپ کا کلچر کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے۔ یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کے دماغ میں کیا ہے۔ یہ تو جمہوریت ہے، لیکن یہ پاکستان سے آئے ہوئے چند بابے آج پاکستانی ٹی وی چینل دیکھتے ہیں، اخبار تو رہے کوئی نہیں، اور تھوڑی سی لیگسی باقی ہے سیاسی جماعتوں کی، وہ کریں گے۔ یہ آنے والی نسلوں کو کیا لگے پاکستان کی سیاست اور کشمیر کی سیاست کے ساتھ؟ اس میں جیسے آپ کا چینل ہے، متعدد ایسے چینل ہیں، آپ جیسے زیرک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، معاملہ فام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو آج بھی حقائق سے آگاہ کر رہے ہیں، اور ہماری مٹی کا ہم سے تعلق جو ہے وہ آج بھی قائم ہے۔ نوجوان آج بھی سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، اور متعدد ایسے چینل ہیں جن کو پسند کیا جاتا ہے، جیسے آپ کی لاکھوں میں فالوئنگ ہے، ایسے اور متعدد صحافی حضرات موجود ہیں جن کو پسند کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر جو ہے، اس کی تعریف آپ سے پوچھوں تو یہ کیا ہے؟ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام برادریوں کا گلدستہ ہے۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو اس میں آج صرف چودھری یعنی کہ جاٹ برادری اور گجر برادری کی جو ہے وہ نمایاں اکثریت موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر قبائل کا جو ہے وہ شراکت نہیں ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ مختلف آپ کہہ سکتے ہیں کہ قبائل کے لوگوں کے پاس رہی ہے، جیسے پہلے راجہ فاروق حیدر صاحب تھے، آج شاہ غلام قادر صاحب ہیں اور چودھری طارق فاروق صاحب ہیں۔ تو وہاں یہ ہے کہ آپ جمہوریت دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف کلچر کے لوگ اور مختلف قبائل کے لوگ جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں جماعت کو۔ آپ قبول کرتے ہیں شاہ غلام قادر صاحب؟ ہاں بالکل، میں قبول کرتا ہوں۔ جماعت کا جو فیصلہ ہے، لیڈرشپ کا جو فیصلہ ہے، وہ میرے لیے ہمیشہ جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ تھینک یو، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور میں ٹیم گورکھ دندہ کا از حد مشکور ہوں۔ موسٹ ویلکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔